नमस्कार, वीडियो की संग हम देखते हैं राज्य व्यवस्था और इसके अंतर्गत हम भारतीय राज्य व्यवस्था को देख रहे हैं। एपीटी स्पेशल है जो कि बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित है और यह लेक्चर देखे हैं तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। निकालने का अर्थ ये हुआ कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण यह साबित हो सकता है। भारतीय राज्य व्यवस्था जो कि पीटी स्पेशल और बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स पर आधारित है। हालांकि इस पर देखें, इस नोट्स पर आधारित जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस यानी सिलेबस के आधार पर यूपीपीएससी के जो सिलेबस हैं आरओ के लिए अपर पीटी के एग्जाम के लिए उसी बेस्ड पर बनाया गया है। तो इसमें दो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है या सब्जेक्ट उस पर बनाकर महत्वपूर्ण लेक्चर चैनल को अपलोड कर दिए गए। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देखते रहें। तो हिस्ट्री के अंतर्गत इसके तीनों भाग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोडेड है। इसके अलावा ज्योग्राफी में देखें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, हालांकि इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं इसमें, वर्ल्ड ज्योग्राफी पे के भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक इससे कवर किए जाते हैं। तो सारे टॉपिक जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो महत्वपूर्ण लेक्चर बना करके इन दोनों टॉपिकों पर यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं जो कि बेस्ड ऑन माइंड मैप के जीएस वर्ड के नोट्स पर आधारित है। इसके अलावा देखें तो यह लेक्चर जो है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है ये, और इस पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर कुछ अपलोड कर दिए गए हैं। इसके इंडेक्स का पूरा अवलोकन कर लें जो कि 15 महत्वपूर्ण टॉपिकों के अंतर्गत कवर किया गया है। तो इसमें देखिए प्रथम 7 टॉपिकों पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। हालांकि संघीय कार्यपालिका जो है ये 7वीं टॉपिक के जो शेष पार्ट है इस लेक्चर में देखा जाएगा। संघीय व्यवस्था को हमने देख लिया है, तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। इसके बाद जो शेष है वो जल्दी इस चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो लगातार आप चैनल को देखते रहें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए इस लेक्चर के जो पूर्वालोकन के दृष्टिकोण से थोड़ी सी जानकारी ऐड कर लेते हैं। हालांकि प्रत्येक लेक्चर में ये जानकारी हम देने का प्रयास करते हैं। देखिए भारतीय संविधान के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है भारतीय संविधान के विकास की, उसको देखें तो ये शुरुआती दौर में ये होता है। यानी इसमें देख सकते हैं कि कंपनी के शासन के अंतर्गत प्रमुख एक्ट यहाँ से देखे जा सकते हैं। ये प्रमुख एक्ट हैं और जब 1857 का विद्रोह होता है, ये महान क्रांति होती है, तब ताज का शासन आता है, उसके अधीन ये महत्वपूर्ण एक्ट हैं और सारे एक्ट पर बारी बारी से हमने जो है महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिया है। उसके बाद भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया आती है। यानी देखिए तो अंग्रेजों ने 150 वर्ष तक भारत में व्यापारिक रूप से कार्य किया और इसके बाद 200 वर्षों तक भारत में शासन करने में सफल रहते हैं। 1857 की प्लासी की क्रांति या 1857 के प्लासी के षड्यंत्र या युद्ध के बाद, और निर्णायक होता है 1764 का जो बक्सर का युद्ध होता है। इसके बाद वे छत्र राज करते हैं इलाहाबाद के प्रथम और द्वितीय संधि के उपरांत। तो रॉबर्ट क्लाइव को प्रथम गवर्नर बनाया जाता है बंगाल का। इस सारी जो पृष्ठभूमि हम पूर्व में देख चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं। इसके बाद अंतिम परिणतिक रूप में संविधान सभा आता है जो कि संविधान के निर्माण की प्रक्रिया इसके द्वारा की जाती है। और जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता ये भारतीय संसद के रूप में, और संविधान निर्माण होने के बाद बल्कि संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के बाद ये अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य की थी। प्रथम आम चुनाव 1951 तक। इस पर विस्तार से चर्चा कर लिया, आप इसको देख सकते हैं। और इसमें संविधान सभा महिलाओं की कितनी संख्या थी, इसमें 6 जो उत्तर प्रदेश, 3 केरला से, इस पर विस्तार चर्चा कर लिया था। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों को देख सकते हैं। इसमें प्रारूप समिति, ड्राफ्ट समिति वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर चर्चा कर। अंतिम सरकार अक्टूबर 1946 में गठित होती है और स्वतंत्र भारत का प्रथम कैबिनेट जो होता है इसके बाद 1947 में गठित है। दोनों में कितने लोग काम थे हमने चर्चा कर लिया, आप इसको देख सकते हैं। संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या थी इस पर हमने चर्चा के लिए, इसलिए यहाँ पर हम चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। सारी जानकारी पूर्व लेक्चर में हम दे चुके हैं। इसमें अनुसूचियों को देख सकते हैं, 12 अनुसूचियां वेरी इंपॉर्टेंट हैं। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं कौन कौन सी, इसमें बाद में कौन सी होंगी। संविधान के 22 भाग कौन कौन से, इसको देख सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय प्रतीक, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रगान, जनगण मन अधिनायक, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय कैलेंडर। ये ध्यान रखें कि जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन अधिनायक, यह संविधान के भाग 4 का संविधान के भाग 4 का है, उसमें अनुच्छेद 51 का है, उसमें नहीं है राष्ट्रगान। जबकि राष्ट्रीय गीत नहीं है। राष्ट्रीय गीत देखें, जो राष्ट्रीय गीत है वह मौलिक जो कर्तव्य उसके अंतर्गत इसको अडॉप्ट नहीं किया गया, उसमें शामिल नहीं है। और इसके बाद सारी जानकारी आप देख सकते हैं। राज्यों के गठन को भी देख लें, हालांकि पूर्व में हमने चर्चा कर लिया, इसलिए यहाँ पर केवल आप ध्यान दें। इसके बाद वर्तमान देखें तो भारत में 28 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य हैं, यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य, इस पर हमने चर्चा कर लिया। प्रस्तावना के संबंध में देखें, प्रस्तावना वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देख सकते हैं, इसकी मुख्य बातें क्या है, प्रस्तावना सुप्रीम कोर्ट की जो है विचार क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें देख सकते हैं। 1973 का केशवानंद भारतीवाद वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद संविधान देख सकते हैं, इसकी शुरुआत यहाँ से, और एक क्रम भी अक्सर पूछ देता है तो उसको याद कर लें, जिसमें हम देखें कि इसमें जो है 3 तरह की स्वतंत्रता दी गई है, 5 तरह के न्याय की बात की गई, 2 तरह की समानता की बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित है। ये सारी जानकारी आप देख लें। इसके बाद दूसरा भाग देखें, संविधान का दूसरा भाग जो होता है वह भाग 2, इसकी विषय नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक का वर्णन इसमें है। और भाग 1 को हमने पूर्व में ही देख लिया था कि भाग 1 ही आपका यहाँ से है,
यानी भाग 1 यहाँ दिया गया था, यानी भाग 1 जो है इसका विशेष संघ और राज्य क्षेत्र और इसके अनुच्छेद यहाँ से हैं। तो इसको आप देख लें, भाग में इसका वर्णन किस प्रकार से किया गया है नागरिकता को। इसके बाद मूल अधिकार देखें, जो भाग 3 संविधान के भाग 3 का मूल अधिकार विषय जो मूल अधिकार इसका अनुच्छेद ये है, और ये भारत का मैग्ना कार्टा, यानी इसको जो संविधान का भाग 3 है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो सारी जानकारी आप देख लें, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं और कौन कौन से हैं, इस पर विस्तार चर्चा कर लिया, इसलिए यहाँ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको एक बार डीपली देख लें। इसके बाद यहाँ एक बार देख लें पुनः संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, और इसको डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा कहा है, और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट जारी कर सकती है। 5 रिटों को आप देख लें, और रिटों को क्या क्या नाम दिया गया ये भी देख लें, और केवल भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार देख लें। इसके बाद नागरिकों विदेशियों को मूल अधिकार कौन कौन से प्राप्त अनुच्छेद 35, 34, 35 इत्यादि को भी देख लें आप राज्य नीति तक। तो यानी ये देखें तो ये नीति निषेध तो DPSP इस संविधान के भाग 4 में ये 36 से 51 तक है, वास्तव में 38 से 51 तक है, क्योंकि इसमें देखें तो 36, 37 में देखें तो इसके प्रावधान जो दिए गए 36 में राज्य की डिफिनेशन, 37 में देश के आधारभूत शासन में यह जो है इसका प्रावधान है, और इसी की वजह से जो है फंडामेंटल राइट्स का टकराव होता है। सुप्रीम कोर्ट बार यानी कई बार जो इस पर अपने डिसीजन दिया, उसको आगे आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें देखिए निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण समाजवादी सिद्धांत है। इसके बाद देख सकते हैं इसमें गांधीवादी सिद्धांत के अनुच्छेद ये शामिल हैं। इसके बाद उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत ये इसके अंतर्गत शामिल है। इसके बाद निर्देशक तत्वों पर विभिन्न विचार किया, मूल अधिकारों के निर्देशक तत्वों का टकराव सुप्रीम कोर्ट को विचार किया, ये देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आखिरी में 1980 में सुप्रीम कोर्ट अपना जो डिसीजन देता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकारों और के संतुलन के रूप में एक रथ के 2 पहिए हैं, और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता की विशेषता, और ये सारी जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने दी दोनों के बारे में। इसके बाद देखिए मौलिक अधिकार और निश्चित तत्व में अंतर क्या है, देखें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यह पहली बात याद रखें कि इसको सरकार के द्वारा लागू करने के बाद नागरिकों को प्राप्त होता है ये, जबकि यह स्वतः नागरिकों को प्राप्त है, जो यहाँ का नागरिक होगा उसे स्वतः प्राप्त हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य इसके बाद देखें तो भाग 4 क में अनुच्छेद 51 का जो है इसमें मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, सारी जानकारी देख चुके हैं। भारत के नागरिकों को प्राप्त है, इसमें कुल 11 हैं। इसमें नोटेड पॉइंट है, ध्यान दें कि इसमें आदर्श संस्थाएं, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान बल्कि राष्ट्रगीत नहीं है, इसमें ये नोटेड पॉइंट है। तो 11 आप देख सकते हैं। संघीय व्यवस्था को हमने देख लिया था। संघीय व्यवस्था और जो है राष्ट्रपति व्यवस्था में क्या अंतर होता है, संधि व्यवस्था, इसमें देखें अनुच्छेद 74 और 75 इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रधानमंत्री से संबंध है, और यह देखें तो मुख्यमंत्री से संबंध राज्यों में। और अपने यहाँ देखें तो सरकार की संघीय व्यवस्था जैसे कि ब्रिटेन और भारत में, और अमेरिकी प्रणाली में जो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था, इस पर चर्चा कर लिया है। संसदीय सरकार की विशेषताएं और गुण को हमने देखा। संसदीय व्यवस्था के जो 2 से इसको हमने समझ लिया है, इसको आप देख सकते हैं। भारत में ब्रिटिश मॉडल में अंतर क्या है, तो यहाँ भी देखा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है, दोनों मॉडल में अंतर क्या है। इसके बाद संघीय कार्यपाल का भाग 5, संविधान के भाग 5 का विषय संघीय कार्यपाल का, अनुच्छेद 52 से 78 तक, इसमें 52 में राष्ट्रपति यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके बाद 53 में जो था भारतीय संघ कार्यपाल का शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन यह नाम मात्र की कार्यपाल का राष्ट्रपति के पास होगी, वास्तविक कार्यपाल का जो प्रधानमंत्री में निहित होगी। इसके बाद यहाँ लाभ के पद का जो है ये वर्णन किया गया, लाभ का पद किसे कहेंगे, अनुच्छेद 102 में, अनुच्छेद 102 सब आर्टिकल 1A एवं अनुच्छेद 191 1A में उल्लिखित है, लेकिन परिभाषित नहीं है। लाभ का पद का मतलब उस पद से जिस पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति सरकार से किसी तरह की कोई सुविधा लेने का अधिकारी होता है, वह लाभ का पद कहलाता है। इसके बाद सारे राष्ट्रपति संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद किसमें देख सकते हैं, हमने चर्चा कर लिया। राष्ट्रपति चुनाव में ये सारी जानकारी देखी जा सकती है। राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने की क्या क्या दशाएं हैं और उसको कब बढ़ना चाहिए, ये भी जानकारी हम देखिए। राष्ट्रपति की शक्तियां देखें तो इसमें कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां हैं और इसके अनुच्छेद संबंधित हैं। इसके बाद न्यायिक शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, कुछ अन्य शक्तियों को देख सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की जो समाधान की शक्ति उसको देख सकते हैं, और राज्यों में राज्यपाल के 161 के तहत जो समाधान शक्ति हमने तुलनात्मक अध्ययन कर लिया है। इसके बाद आंतरिक वीटो, राष्ट्रपति के पास जो वीटो की शक्ति है, यानी जो विधेयक उसको रोकने की शक्ति 3 प्रकार की है, जबकि देखें विशेषित वीटो जो है यह भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास विशेषित वीटो है। क्या आप जानते हैं, देख सकते हैं परीक्षा उपयोगी तत्व को भी इसमें हमने शामिल कर लिया। राष्ट्रपति की परिस्थिति विवेक, यानी जो राष्ट्रपति है परिस्थिति विवेक से स्वतंत्र है, किन किन दशाओं में इसमें देखा जा सकता है। संसद सदस्य का मनोनयन राष्ट्रपति किस प्रकार कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। भारत के अब तक देखें तो कार्यकाल के हिसाब से 16 और व्यक्ति के रूप में 15वें राष्ट्रपति वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इनके बारे में भी हमने देख लिया था। उनकी विशेषताओं, राष्ट्रपति संबंधित विशेषताओं को देखें तो ये आखिरी जो यानी 15वीं यानी व्यक्ति ग्रुप में 15वीं जो राष्ट्रपति इनके बारे में देखें तो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। आज़ादी के बाद पैदा होने वाली, यानी 15 अगस्त 1947 को अपने देश को आज़ादी मिली थी, तो उसके बाद पैदा होने वाली और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, और दूसरी महिला राष्ट्रपति पहला प्रतिभा पाटिल जी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। ये सारी जानकारी इसमें कवर की गई है। आगे आज इस लेक्चर में देखते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं, यानी संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। तो इसमें देखें देश का दूसरा सर्वोच्च पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया है। कार्य क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी याद रखें कि उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पदेन सभापति, अनुच्छेद 64 अनुच्छेद 89 में इसका वर्णन है। यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, यानी राज्यसभा का सभापति है, पदेन सभापति है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है और इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत दे सकता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु आदि की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति नहीं होता है, यानी राष्ट्रपति का
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति का कार्य नहीं कर सकता। इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वहन उपसभापति द्वारा किया जाता है। शपथ, ध्यान दें कि हमने देखा तीसरी अनुसूची में शपथ दिया गया है, तो इसमें राष्ट्रपति को अनुच्छेद 60 के तहत शपथ का प्रावधान है। और जो इसमें देखें शपथ जो है यह यानी उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 69 के तहत जो है राष्ट्रपति या इस कृत्य के लिए नियुक्त व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं अनुच्छेद 69 के तहत। और इसमें नोटेड पॉइंट ये है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और उपराष्ट्रपति कार्यवाहक जो है राष्ट्रपति के रूप में काम करे तो वो अधिकतम 6 महीने की अवधि तक ही वो जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। तो इसके बाद इसमें पदावधि देखें तो इसके पद की अवधि क्या, पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष। अनुच्छेद 67 में कितनी ही बार यह पुनर्निर्वाचित हो सकता है। परिलब्धियां देखें, वेतन, राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन 2018 में संसद में 4 लाख प्रतिमाह, पेंशन वेतन का 50% संसद द्वारा तय अन्य भत्ते इसकी जो है परिलब्धियां हैं या इसको दिया जाता है। उपराष्ट्रपति पद की योग्यता को देख लेते हैं तो कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्य तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, यानी ऐसा हमने राष्ट्रपति के बारे में भी देखा था। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, यही शर्त राष्ट्रपति के लिए भी थी। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्य हो, यहाँ पर हमने देखा था कि राष्ट्रपति के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता थी, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए उसे, यानी राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो उपराष्ट्रपति। यह उपराष्ट्रपति के निर्वाचन होने की योग्यता निर्धारित की गई है। यानी इसमें देखें राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता और लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता में अंतर क्या है, तो शेष बातें तो सेम होती है, यानी जैसे इसमें भारत का नागरिक होना चाहिए और इसमें आयु में अंतर होता है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए आयु जो है कम से कम 30 वर्ष की होनी चाहिए, जबकि लोकसभा के सदस्य होने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। यानी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए व्यक्ति जो है वह 35 वर्ष की आयु उसमें पूरा कर चुका है, लेकिन लोकसभा की जो है योग्यता के आधार पर यदि पूछा जाए तो लोकसभा का जो सदस्य है उसकी योग्यता में यह है कि उसके कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरा होना चाहिए, जबकि राज्यसभा के लिए उसको 30 वर्ष होना चाहिए। लेकिन आयु में देखें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के लिए जो 35 वर्ष की आयु पूरी हो जाना चाहिए, लेकिन लोकसभा राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता में आयु में डिफरेंस पाया जाता है। बाकी यह काम शेष है दोनों में। इसके बाद देखें पद की शर्तें, यानी पद की शर्तें क्या होती हैं। निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर न, हमने देख लिया था लाभ का पद क्या होता है ऊपर ही। वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता और ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो वह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। तो ये उसके पद की शर्तें हुई, यानी उसमें पद धारण के लिए एक कंडीशन या शर्त है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो परोक्ष रूप से, यानी ये भी इनडायरेक्ट रूप से, परोक्ष रूप से संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य करते हैं। इसमें ध्यान रखेंगे संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। ऐसा अनुच्छेद 66 सब आर्टिकल 1 में इसका चर्चा किया गया है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत द्वारा चुनाव किया जाता है, यानी इसमें ध्यान दें संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य रहेंगे। इसमें राज्यसभा के या विधानसभा के सदस्यों की कोई योगदान नहीं है। जैसा कि हमने देखा था कि जो है राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन या लोकसभा राज्यसभा तो पार्टिसिपेट कर ही रहे थे, साथ ही में इसमें जो है वह राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य थे, यानी राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित मनोनीत नहीं हो सकते हैं, तो उसमें जो है राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वे भी इसमें वोट करते थे। साथ ही इसमें दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर जहाँ पर विधानसभा की व्यवस्था है वहाँ के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते थे या करते हैं। इसमें नोट पॉइंट यह कर लें कि विधान परिषद का इसमें कोई योगदान नहीं होता है, न तो राष्ट्रपति के चुनाव में न ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में। यानी विधान परिषद जो देखें तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसमें 6 राज्यों में यानी द्विसदनीय व्यवस्था है। यानी विधान परिषद यानी विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ जो विधान परिषद है उनका योगदान यानी न तो राष्ट्रपति के चुनाव में होता है और न ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में होता है। तो ये अंतर आपको याद रखना है यहाँ पर। इसके बाद हमने देखा कि इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों होते हैं। गुप्त मतदान मतलब चुनाव के नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। राष्ट्रपति में हमने 50-50 देखा था। जमानत राशि 15,000 रुपये निर्धारित है। नोट, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित सभी विवादों की जांच और निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। जैसे कि राष्ट्रपति का भी यही बात थी, यदि कोई विवाद होता है चुनाव संबंधी या कोई भी विवाद हो, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता है, आखिरी निर्णय होता है। पद की रिक्तता कैसे हो सकती है, 5 वर्ष पदावधि की समाप्ति हो जाए, राष्ट्रपति को त्यागपत्र, यानी इसको त्यागपत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को, और जबकि राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र दे रहे थे, उपराष्ट्रपति को। बर्खास्त कर दिया जाए इनको या इनकी मृत्यु, ये याद रखना है कि इनको बर्खास्त किया जाएगा। जबकि राष्ट्रपति महाभियोग की बात थी, यानी मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दें, इनकी पदावधि समाप्त है, इनको बर्खास्त, इनको इन पर महाभियोग की बात नहीं है। इनको उपराष्ट्रपति को हटाने की क्रिया हम देखें तो राज्यसभा के एक बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इनको हटाया जा सकता है, जिस पर लोकसभा की भी सहमति है। यानी संकल्प कहाँ पार करना, राज्यसभा में, जिसमें लोकसभा की सहमति है। इसका अर्थ ये हुआ कि संकल्प राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए।
जबकि लोकसभा में सामान्य बहुमत से, यानी जो है यह जो है प्रभावी बहुमत से कहाँ पर पारित होना चाहिए, राज्यसभा में। जबकि देखें सामान्य बहुमत लोकसभा में होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि भारत में प्रभावी बहुमत एक प्रकार का विशेष बहुमत है, जिस उससे अलग कुछ नहीं है। पुनः यह संकल्प केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी ध्यान देखें कि राज्यसभा में इसका संकल्प प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता राज्यसभा में प्रस्तुत किया, मतलब ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता जब तक 14 दिन की अग्रिम नोटिस उपराष्ट्रपति को न दी जा गई हो, यानी 14 नोटिस देकर ही ये संकल्प राज्यसभा में पारित किया जा सकता है, वो भी भारी बहुमत से, विशेष बहुमत से, प्रभावी बहुमत से। नोट देखें तो उपराष्ट्रपति का वेतन भारत में संचित निधि पर पारित होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब तक भारत के उपराष्ट्रपति देखें कितने लोग बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखें तो 2 लोग ऐसे हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति की सेवाएं दी हैं, इसलिए यहाँ पर 14 हैं। और जबकि राष्ट्रपति ग्रुप में 15 व्यक्तियों को देखा था। तो यहाँ देख सकते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन जी देखें तो 2 बार ये भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं, जो कि एक महान दार्शनिक और शिक्षाविद थे, और एक कभी भी देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं जुड़े हुए थे। और यह महत्वपूर्ण जो शख्सियत हैं, इनके 5 सितंबर जो इनका जन्म दिवस है, उसी उपलक्ष्य में देखें तो इनके 5 सितंबर को जो है भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये विश्व में राजदूत के रूप में भी अपनी सेवाएं दिए हुए थे। व्यक्ति देखें जो 2 कार्यकाल के लिए थे, वह हमीद अंसारी जी हैं। यहाँ देख सकते हैं कि 2007 से 2017 10 वर्ष तक का कार्यकाल, तो 5, 5, 10 यानी 2 व्यक्ति इसमें जो है 2 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण किए थे। राधाकृष्णन जी, जाकिर हुसैन जी तो यहाँ दूसरे व्यक्ति हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन को देखें, ये भी 10 वर्ष तक अपना शासन, इनको उपराष्ट्रपति की सेवाएं दिए। और यहाँ पर हामिद अंसारी जो 12वें उपराष्ट्रपति थे, ये भी 2 वर्ष की सेवाएं दिए थे उपराष्ट्रपति के रूप में। 2 व्यक्ति ऐसे हैं। और जो प्रेजेंट देखें उपराष्ट्रपति हैं, प्रेजेंट उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, जो 2022 से अब तक हैं। चलिए विशेष बातों को इसमें शामिल कर लेते हैं। ऐसे उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने, तो उसमें देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, जो कि ये है भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। इसके बाद जाकिर हुसैन को देख सकते हैं, यह भी जो उपराष्ट्रपति थे, यह बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। बीवी गिरी जी हैं, आर वेंकटरमन जी, शंकर दयाल शर्मा जी और के नारायण हैं, जो कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी है भारत राष्ट्र को। जबकि हमने देखा था कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए किनका निधन हुआ था, तो उसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि जब ये उपराष्ट्रपति थे तो इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में यह कार्य करे थे 1967 में, तो इनकी मृत्यु हुई थी कार्यकाल के दौरान। इसके बाद दूसरे व्यक्ति देखें जिनका निधन हुआ था, वो 1974 में फखरुद्दीन अली अहमद, इनका भी कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। और इसके बाद देखें तो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे, यानी एन संजीवन रेड्डी जी, जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे और निर्विरोध निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों में शामिल है। यानी एकमात्र व्यक्ति एन संजीवन रेड्डी जी जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो ये जानकारी देख सकते हैं। इसके बाद देखें केंद्रीय मंत्रिपरिषद, यानी सेंट्रल कैबिनेट जो है किससे बनी होती है, यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद में देखें तो प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इतने प्रकार के से केंद्रीय मंत्रिपरिषद बनाया जाता है, उसका गठन किया जाता है। ये नोटिस पॉइंट रखें कि इसमें 5 प्रकार की स्थितियां हैं। पहला तो प्रधानमंत्री होगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद, जो कि इस पूरे केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होगा। इसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, इसमें राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री इसमें शामिल होते हैं। आगे इसमें देखते हैं प्रधानमंत्री संबंधित जो, यानी भारत के प्रधानमंत्रियों का देख लेते हैं उनका कार्यकाल के रूप में। यहाँ देखें तो वर्तमान देखें जो 17वें प्रधानमंत्री हैं, यानी भारत राष्ट्र के 17वें जो प्रधानमंत्री हैं, उसमें देखें तो नरेंद्र मोदी जी शामिल हैं, जो कि 2014 से अब तक, यानी इनका तीसरा कार्यकाल जो शुरू हो चुका है। 18वीं लोकसभा में यह निर्वाचित हुए। 18वीं लोकसभा में जो है यह जो है अपना कैबिनेट, यानी यह देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का इन्होंने निर्माण किया और इसमें जो है यह प्रधानमंत्री के रूप में अपनी शपथ लिए हैं। देखें तो जून 2024 में। और लगातार 3 कार्यकाल के लिए यदि देखें जो प्रधानमंत्री में सेवाएं देने वाले में ये दूसरे व्यक्ति बन चुके हैं, क्योंकि लगातार 3 कार्यकाल की सेवाएं देने वाले एकमात्र व्यक्ति देखें तो जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में सेवाएं दी हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह 47 से लेकर 1964 तक जो है यह था। इसके बाद दूसरे जो देखें प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, ये भी एक महान जो है भारतीय प्रधानमंत्री में शामिल हैं, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इनका समय ये देख सकते हैं। और इसके बाद भारत की पहली और एकमात्र महिला जो प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी जी, इनको आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं। ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं विशेष रूप से। तो ये प्रधानमंत्री रहे। इनके महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख लेते हैं। 17वें प्रधानमंत्री वर्तमान देखें व्यक्ति के रूप में तो ये नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए देखते हैं नोट में देखें प्रधानमंत्री के रूप में तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री देखें तो गुलजारी लाल नंदा 2 बार बने कार्यवाहक प्रधानमंत्री। इसमें देखें गुलजारी लाल नंदा जी को दिया है कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में, नहीं दिया है। चलिए इनको यहाँ पर देख लेते हैं। पहली बार 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक नेहरू जी की मृत्यु के बाद यह
यानी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। दूसरी बार 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद ये बने थे। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 1997 में एक व्यक्ति, यानी सुप्रीम कोर्ट 1997 में ये कहा था कि एक व्यक्ति बिना किसी सदन की सदस्यता, बिना किसी सदन की सदस्यता का मतलब न तो लोकसभा का सदस्य हो, न तो राज्यसभा का सदस्य हो, इसके बिना भी 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है। 6 माह तक जो है प्रधानमंत्री रह सकता है बिना संसद का सदस्य, यानी लोकसभा का सदस्य भी न रहे और राज्यसभा का सदस्य न, तो ऐसा 6 माह के लिए भारत प्रधानमंत्री रह सकता है। लेकिन 6 माह बाद उससे जो है संसद सदस्य होना आवश्यक है। चलिए प्रधानमंत्री की बात चलिए तो इसको थोड़ा विस्तार कर लेते हैं। देखिए प्रधानमंत्री जो अनुच्छेद, हालांकि अनुच्छेद आगे हम चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 74 से संबंधित अनुच्छेद प्रधानमंत्री की जो चर्चा की गई अनुच्छेद 74 में की गई है। और प्रधानमंत्री से संबंधित जो अनुच्छेद, उसमें 5 अनुच्छेद भारतीय संविधान में है। 74 है, 75 है, 77 है, 78 है और 88 में प्रधानमंत्री की चर्चा की गई। इन अनुच्छेदों में जो प्रधानमंत्री की चर्चा की गई है। इसके बाद देखें जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में देखें तो यह जो है व्यक्ति के अनुसार देखें तो 14वें प्रधानमंत्री हैं, 14वें प्रधानमंत्री हैं। और कार्यकाल के हिसाब से देख सकते हैं 17वें यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पर जो है हमने प्रधानमंत्री के रूप में देख लिया। और इसमें देखें तो इसमें हमने देखा कि 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य गुलजारीलाल नंदा जी ने किया था, तो इनको हम नहीं जोड़ रहे हैं इसमें। और इसमें नोटेड पॉइंट ये है कि जवाहरलाल नेहरू आम चुनाव के माध्यम से इनका 3 कार्यकाल था, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वर्तमान प्रधानमंत्री, इनका भी 3 कार्यकाल है। 3 कार्यकाल इनका कौन सा था? प्रथम आम चुनाव 1952 में, द्वितीय आम चुनाव देखें तो 1957 में, और तीसरा आम चुनाव जो था 1962 में। उसी दौरान 1962 में चाइना का जो भारत पर आक्रमण होता है, उसी 1962 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 3 कार्यकाल के लिए, और यदि आज़ादी 1947 में जोड़ दिया जाए तो कुल 4 कार्यकाल के लिए भारत प्रधानमंत्री बने थे। और कुल इनका समय देखें जो है 3 कार्यकाल में इनका जो समय था, कितने समय तक ये भारत के प्रधानमंत्री थे, तो 16 साल और 286 दिन तक, 16 साल 286 दिन तक ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवाएं थी, सबसे लंबे समय तक जवाहरलाल नेहरू जी ने। और देखें तो 3 कार्यकाल के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री रहे, जिसमें देखें 1996 में पहली बार मात्र 16 दिन के लिए ये प्रधानमंत्री बने थे। दूसरी बार 1998 से 1999 तक दूसरी बार, और तीसरी बार जो बने थे 1999 से लेकर के 2004 तक, यानी पहली बार ये आखिरी में ये जो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किए थे। इसके बाद देखें 4 कार्यकाल के लिए इंदिरा गांधी भी पीएम बनी थी। पहली बार 1966 से लेकर के 1967 तक जो है यह पहली बार बने थे, 1966 से 1967 तक। दूसरी बार देखें, दूसरी बार ये जो बनती हैं, दूसरी बार जो बनती हैं 4 मार्च 1967 से 15 मार्च 1971 तक, और तीसरी बार जो बनती हैं 15 मार्च 1971 से 24 मार्च 1977 तक, और चौथी बार 1980 से 1984 तक, यानी 1980 से 1984 तक, जब तक इनकी प्रधानमंत्री के रूप में मृत्यु नहीं होती है। प्रधानमंत्री के रूप में मृत्यु को हम देखें तो कार्यकाल के दौरान 3 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी शामिल हैं, सबसे लंबे तक कार्यकाल। इसके बाद देखें तो इंदिरा गांधी हैं, इंदिरा गांधी को देख सकते हैं, ये इंदिरा गांधी, इनके भी कार्यकाल के दौरान, इसमें लाल बहादुर शास्त्री हैं जो कि इनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। तो इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री में सेवाएं दी वो 11 साल 59 दिन तक दी थी। तो यह देख सकते हैं कि जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये भी देखें तो 11 साल के, यानी इंदिरा गांधी के कार्यकाल को तोड़ने के कगार पर पहुँच चुके हैं। और 16 साल तक जो देखें तो 16 साल से ज़्यादा जो है वो कार्यकाल जो सेवाएं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। और इसमें ध्यान दें कि 6 लोग ऐसे रहे हैं जो कि मुख्यमंत्री बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने थे, जिसमें मोरारजी देसाई शामिल हैं, और इसके बाद चरण सिंह जी शामिल हैं, बीपी सिंह जी शामिल हैं, बीपी नरसिम्हा राव शामिल हैं, एच.डी. देवेगौड़ा जी शामिल, और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि 2001 से 2004 तक लगातार 4 बार गुजरात के सीएम रहे थे। और 9 लोग उत्तर प्रदेश से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, यानी 9 लोग उत्तर प्रदेश से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, जबकि 2 लोग उत्तर प्रदेश से अब तक राष्ट्रपति भी बने हैं। और अब तक 7 लोग भारत के उप प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। इस पर आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं। देख लेते हैं, सिर्फ सारी जानकारी इसमें नहीं है, तो यहाँ पर हम अलग से इसमें ऐड कर दिया। देखें, सरकार की संसदीय व्यवस्था प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन और सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75(2) में मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 75(3) में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इंपॉर्टेंट है ये, नोटिस पॉइंट है, क्योंकि देखें इसको हाईलाइटेड किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 75(4) में प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। अनुच्छेद 75(5) में मंत्रिपरिषद सदस्य है तो व्यक्ति को संसद के किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अनुच्छेद 78 देखें तो राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के समय प्रधानमंत्री कर्तव्य का उल्लेख 78 में किया गया। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। उदाहरण में इंदिरा गांधी 1966, देवेगौड़ा 1996 और मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे।
इसके बाद नोट में देख लेते हैं। नोट यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद में सदस्यों कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 15% अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसा किसमें कहा गया है? 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार जो है 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 15% अधिक नहीं होनी चाहिए मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या। नोट दूसरा पॉइंट है, प्रधानमंत्री कार्यकाल निश्चित नहीं है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर आता है। हालांकि प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है तब तक राष्ट्रपति से बर्खास्त नहीं कर सकता। ये भी नोटेड पॉइंट है। नोट तीसरा पॉइंट है, अनुच्छेद 352 की खंड 3 में मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग किया गया है। 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल संबंधित है। इसमें राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति में निहित है। हमने इस पर चर्चा कर लिया है। प्रधानमंत्री के वेतन और भत्तों को देख लें तो संसद द्वारा निर्धारित होता है। वो संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते प्राप्त करता है। प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां देखें तो लोकसभा का नेता तथा मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने सत्रावसान का परामर्श देता है। राष्ट्रपति को लोकसभा विघटित करने की सिफारिश करता है। अध्यक्षता देखें यानी प्रधानमंत्री के रूप में वो किसकी अध्यक्षता करता है? नीति आयोग की, जो कि देखें 2015 में इसका गठन किया गया था। 1950 में गठित जो योजना आयोग था उसको भंग करके नीति आयोग लाया गया था। इसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC, CSIR राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद तथा जल संसाधन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। जो प्रधानमंत्री होगा वो उसका अध्यक्ष होगा, स्वतः अध्यक्ष इन समूह का हो जाएगा। विभिन्न अधिकारियों की नियुक्तियों परामर्श यानी विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति परामर्श में प्रधानमंत्री महान्यायवादी, कैग, UPSC, CBI प्रमुख इत्यादि में देखें विभिन्न नियुक्ति में परामर्श देने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास होता है। मंत्रिमंडलीय समितियों की अध्यक्षता यानी किन मंत्रिमंडलीय समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है? तो नियुक्ति समिति की, आर्थिक मामलों की समिति की, राजनीतिक मामलों की समिति की और निवेश और विकास पर समिति की, रोजगार और कौशल विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोटेड पॉइंट के रूप में आप रख सकते हैं प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों को। तो प्रधानमंत्री के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में इसमें ऐड करें तो प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू जी का है। इसको हमने देख लिया था कि जवाहरलाल नेहरू 16 साल 286 दिन तक जो है यह प्रधानमंत्री को सेवा दी। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी थे। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री BP सिंह जी थे। और पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, नरसिंह राव जी थे। सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। 13 या 16 दिन को हमने देख लिया था। इनमें हमने देखा था 1996 में ये मात्र 13 या 16 दिन थे। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। मंत्रिमंडल सचिवालय के बारे में देख लेते हैं तो भारत सरकार अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन होता है। भारत सरकार अधिनियम यानी मंत्रिमंडल सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष अधीन होता है। कार्य मंत्रिमंडल समितियों के लिए कार्यालय सहायता, मंत्रियों के बीच समन्वय स्थापित करना। प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव कौन होता है? सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष, भारत का सर्वोच्च IAS अधिकारी होता है। उप प्रधानमंत्री को देख लेते हैं तो भारतीय संविधान में इस पद की कोई व्यवस्था नहीं। यह पद सत्ताधारी दलों द्वारा समय समय पर सृजित किया गया है। कार्य सरकार में प्रधानमंत्री के बाद दूसरा स्थान, प्रधानमंत्री के अनुपस्थिति में उसके समक्ष दायित्वों का निर्वहन उप प्रधानमंत्री करता है। अब तक कुल 7 लोग जो है उप प्रधानमंत्री बने थे, उसको देखें। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे 1947-1950 तक, यानी भारत की आज़ादी जब मिली तब से लेकर भारत के संविधान जब तक लागू हुआ तब तक। दूसरे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे 1967-1970 इंदिरा गांधी के कार्यकाल से। 1970 में मोरारजी देसाई की सरकार में 1970 में मोरारजी देसाई की सरकार ने 2 उप प्रधानमंत्री बनाए थे। पहले चौधरी चरण सिंह जी, दूसरे जगजीवन राम जी थे। चौधरी चरण सिंह सरकार में YB चौहान उप प्रधानमंत्री बने थे। BP सिंह में चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। वाजपेयी सरकार 2002 में लालकृष्ण आडवाणी जी जो है उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। इसके बाद देखें तो मुख्यमंत्री जो बाद में प्रधानमंत्री बने, यानी भारत के भी मुख्यमंत्री जो बाद में प्रधानमंत्री बने, इसको हमने देख लिया था। ऐसे जो 6 लोग थे, ये 6 लोग कौन कौन से? मोरारजी देसाई देखें तो 1952 से 1956 तक तत्कालीन बम्बई राज्य के ये चीफ मिनिस्टर थे। इसके बाद चरण सिंह देखें तो 1967 से 1964 और 1970 में अविभाजित उत्तर प्रदेश के ये मुख्यमंत्री थे। BP सिंह देखें तो अविभाजित उत्तर प्रदेश के ये भी मुख्यमंत्री BP सिंह जी बने थे। इसके बाद PV नरसिंह राव 1971 से 1973 आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। HD देवेगौड़ा देखें तो कर्नाटक के CM बनाए गए थे। और इसके बाद नरेंद्र मोदी देखें, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो 2001 से 2014 तक लगातार 4 बार गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। और हमने देखा था 9 लोग उत्तर प्रदेश से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, जबकि 2 लोग उत्तर प्रदेश से अब तक राष्ट्रपति भी बनने का सौभाग्य मिला है। इसके बाद महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को देख लेते हैं तो अनुच्छेद 76 में प्रावधान महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक प्रसाद पर्यंत रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। योग्यता उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता इसके पास होनी चाहिए। अनुच्छेद 88 में देखें तो संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में उपस्थित होने एवं बोलने का अधिकार, मत देने का अधिकार नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। प्रथम महान्यायवादी MC शीतल वाड़ थे और 15वें जो पद है जो ये अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी थे। और वर्तमान में जो 16वें अटॉर्नी जनरल है भारत के R वेंकट रमणी जी हैं।
भारत रत्न प्राप्त प्रधानमंत्रियों को देख लें तो ऐसे 6 लोग हैं। सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू को 1955 में, लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में, इंदिरा गांधी को 1971 में, राजीव गांधी को 1991, मोरारजी देसाई को 1991 और अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में जो है वो देखें तो भारत रत्न दिया गया था। वर्तमान में देखें तो 7 लोग हो गए हैं, क्योंकि अभी 2024 में जो है चौधरी चरण सिंह को भी जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यानी देखिए चौधरी चरण सिंह के 7 अन्य लोगों को भी भारत रत्न देने की जो घोषणा की गई थी उसमें चौधरी चरण सिंह जी भी शामिल थे। तो कुल मिलाकर देखें भारत रत्न प्राप्त करने वाले अब 7 लोग हो चुके हैं। जानकारी इसमें करंट अफेयर्स को अपडेट कर ही लेते हैं। देखिए भारत रत्न 2024 में दिया गया कितने लोगों को, तो देखिए भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों जिसमें कर्पूरी ठाकुर जो कि देखें तो बिहार के ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे कर्पूरी ठाकुर जी। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी हमने देखा था कि उप प्रधानमंत्री थे 2002 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी के समय। और इसके बाद MS स्वामीनाथन जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं। PV नरसिम्हा राव जी ये देखें तो भारत के प्रधानमंत्री ये भी थे। चौधरी चरण सिंह भारत प्रधानमंत्री थे। तो अब तक देखें तो 8 भारतीय प्रधानमंत्रियों को दिया गया, इसलिए हमने इसको अपडेट किया। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। इसके साथ ही अब तक भारत रत्न पाने वाली संख्या कुल 53 होगी। ये भी नोट करना है कि इसमें 53 लोग जो है भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या हो गई है। इसमें देखें चौधरी चरण सिंह जी के बारे में देख सकते हैं। यह भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 से हुई थी। 1955 में पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति CV रमन जी थे। भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। भारत रत्न पुरस्कार सफेद रंग के पीले बनाया जाता है। तो यहाँ चौधरी चरण सिंह के बारे में देख सकते हैं जो भारतीय प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को, इसलिए 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था। इनकी जयंती 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई थी। सर्वप्रथम 1937 में छपरौली उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। 1979 से 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री, हालांकि इस दौरान वे कभी भी संसद नहीं गए थे। 1967 से 1968 तक एवं दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री रहे। इनके समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है। PV नरसिम्हा राव को देखें तो PV नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना तब हैदराबाद के वारंगल जिले के लकनेपल्ली गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम पामलापति वेंकट नरसिम्हा राव था। इनके पिता का नाम सीताराम राव और माता का नाम रुक्मा बाई था। वर्ष 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। वे भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किए। 1971 से 1973 आंध्र प्रदेश के 4थे मुख्यमंत्री रहे। 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन PV नरसिम्हा राव कार्यकाल में के दौरान ही हुआ था। तो हमने करेक्शन किया कि भारत रत्न प्राप्त प्रधानमंत्री देखें तो इसमें 6 दिया गया है, जबकि 2024 में 2 लोग और इसमें ऐड कर दिए गए थे। तो इसमें 7वें देखें तो वह आपके PV नरसिम्हा राव जी और 8वें देखें तो वह चौधरी चरण सिंह जी। क्रम के हिसाब से देखें तो इसमें बल्कि 7वें जो चौधरी चरण सिंह जी होंगे और 8वें PV नरसिम्हा राव जी होंगे, जिनको भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में जो है भारत रत्न प्राप्त हुआ है। यानी ये 8 प्रधानमंत्री हुए जिनको भारत रत्न दिया गया, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। और हमने देखा अब तक देखें 8 इन प्रधानमंत्रियों के अलावा देखें तो कुल मिलाकर 53 लोगों को जो है वह भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हो चुका है 53 लोगों को। देखते हैं संवैधानिक अधिकारियों का वरीयता क्रम। यानी सबसे सर्वोच्च पद देखें यानी भारत का प्रथम नागरिक वो राष्ट्रपति है। द्वितीय नागरिक के क्रम में देखें उपराष्ट्रपति, तृतीय पर प्रधानमंत्री, चौथे पर राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में रहेंगे, तभी चौथे क्रम पर रहेंगे। राज्य के बाहर उनका क्रम बदल जाएगा। 5वें स्थान भूतपूर्व राष्ट्रपति होते हैं। 6ठे स्थान भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, ये 6ठे क्रम पर हैं। 7वें क्रम पर देखें तो आपके केंद्र में कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्षी नेता, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में 7वें क्रम पर हैं। इसके बाद 7वें क में भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको 8वें क्रम पर देखें तो भारत स्थित विदेशों के राजदूत, राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य से बाहर, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य से बाहर, ये 8वें क्रम पर है। इसके बाद 9वें क्रम पर देखें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। 9वें क में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षा निकाय, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 9वें क्रम पर हैं। 10वें स्थान पर राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, राज्यों के उप मुख्यमंत्री और केंद्र के राज्य मंत्री, ये 10वें क्रम पर हैं। इसके बाद 11वें क्रम भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल अभी हम देखा जो 78 संविधान के अनुच्छेद 78 से, और 148 में वो आपका जो है कायक संबंधित है। 148 में इसको भी हमने देख लिया है लेक्चरों के अंतर्गत। इसके बाद देखें 11वें क्रम पर कैबिनेट सचिव आते हैं और उपराज्यपाल अपने संघीय प्रतिनिधि। और 12वें स्थान पर जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष जो है 12वें क्रम पर हैं वरीयता क्रम में, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों में। इसके बाद देखते हैं संसद, यानी संसद के रूप में क्या है, इसमें महत्वपूर्ण नोट्स में जानकारी। संसद में देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि संसद ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित, यानी भारतीय संसद जो है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित हमने देख लिया। संवैधानिक प्रावधान यानी संवैधानिक प्रावधान जो है भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक जो है भारतीय संसद या पार्लियामेंट की चर्चा। अंग इसमें देखें यानी संसद में कौन कौन लोग होते हैं, यानी इसके एलिमेंट या इसके तत्व, संसद के अंग कौन कौन से। पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट में जो राष्ट्रपति होंगे, नोटेड पॉइंट है, इंडियन प्रेसिडेंट, राज्यसभा जिसको उच्च सदन से नाम जानते हैं, हालांकि संविधान इसका चर्चा ना उच्च सदन, लेकिन ये व्यवहार में उच्च सदन का अनुच्छेद 80 से संबंधित है। लोकसभा इसको निम्न सदन कहते हैं, ये अनुच्छेद 81 से। कार्य केंद्र स्तर पर विधि निर्माण का कार्य संसद का कार्य होता है। अब लोकसभा के बारे में देख लेते हैं। लोकसभा क्या है,
तो यहाँ देख सकते हैं लोकसभा प्रथम बैठक 13 मई 1952 को, सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। सीट संख्या इसमें कुल 550, राज्यों से 530 व केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सीटें इससे होती हैं। हमने देखा वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है, तो 28 राज्यों से 530 चीज़ें और केंद्र शासित 8 केंद्र शासित प्रदेश 20 सीटें इसमें। वर्तमान स्थिति जो इसमें है 543 सीटें हैं, 543 सीटें 18वें लोकसभा गठन किया गया उसमें 543 सीटों पर चुनाव कराया, जिसमें 524 जो है यह राज्यों से और 19 जो है आपके केंद्र शासित प्रदेशों से लिए गए। प्रथम अध्यक्ष लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर जी थे। प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार जी। वर्तमान अध्यक्ष 17वीं लोकसभा, जबकि 18वीं लोकसभा गठित हो चुकी है, इसमें अपडेट नहीं किया गया। तो 18वीं लोकसभा के ओम बिरला ये भी वर्तमान अध्यक्ष हैं। लोकसभा को 17 होत या 17वां एवं विघटित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित है, यानी 330 किसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति सीटों का आरक्षण है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 84, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थानों का आरक्षित किया गया। अनुच्छेद 331 देखें तो लोकसभा में 2 अगले इंडियन का नामांकन, इस 4वें संविधान संशोधन इसको समाप्त कर दिया गया। 84वां संविधान संशोधन 2001 लोकसभा विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रहेगी। ये नोटेड पॉइंट है कि 84वां संविधान संशोधन 2001 में ऐसा किया गया कि लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रहेगी, यानी अगले साल तक, जब तक इसको बढ़ाना दिया जाए कि संशोधन। लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख का है, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा देखें चांदी चौक, जो कि दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अब राज्यसभा को देख लेते हैं। परीक्षा उपयोगी तथ्य को सबसे पहले इसमें देखें। केंद्र सरकार के विधायी अंग है संसद, यानी विधायी का मतलब विधि बनाने का। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से, यानी प्रथम अधिवेशन के नियत तारीख से 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल। आपातकाल में लोकसभा विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है एक बार में 1 वर्ष तक अनिश्चित काल के लिए, यानी एक बार में एक वर्ष तक के लिए और अनिश्चित काल तक ऐसा करके बढ़ाया जा सकता है। 5वीं लोकसभा 1971 और 1977 कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था। लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच अंतर नहीं होगा, 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। यानी लोकसभा के एक सत्र की और अंतिम सत्र की बैठक में 6 माह से इसका अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा या राज्यसभा का कोरम गणपूर्ति होता है। कुल सदस्यों का 1/10 भाग उपस्थित रहेंगे तो उसका कोरम पूरा जाता है, कार्रवाई की जा सकती है। आम चुनाव के बाद नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर, यानी वरिष्ठ सांसद जो होता है प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, उसे नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है लोकसभा के संदर्भ में राष्ट्रपति करते हैं, विधानसभा के संदर्भ में राज्यपाल करते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आ गया था, तो एक गणेश वासुदेव मालवंकर जी ही थे, यानी प्रथम जो लोकसभा अध्यक्ष थे। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत। इसके बाद चुनावी खर्च सीमा देखें 2022 में ये थी। लोकसभा में 95 लाख, छोटे राज्यों और यूनियन टेरिटरी में 75 लाख सीमा है लोकसभा में खर्च करने की चुनावी खर्च। विधानसभा में देखें तो 40 लाख और छोटे राज्यों और यूनियन टेरिटरी में 28 लाख का प्रावधान किया गया है, जहां विधानसभा की व्यवस्था है। विधानसभा देखें 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 3 में है, जिसमें देखें तो दिल्ली में, पुदुचेरी में और जम्मू कश्मीर जो नई यूनियन टेरिटरी है उसमें जो है विधानसभा के 28 लाख खर्चा कर सकते हैं। छोटे राज्य इसमें शामिल हैं और बड़े राज्य है वो 40 लाख तक खर्चा कर सकते हैं चुनाव में। ये 2022 के सूचना में ऐसा निर्धारित किया गया है। और अब चलते हैं अगला देखते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि संसद में सीटों का बंटवारा देख लेते हैं, यानी संसद में सीटें जो है किस राज्य के पास कितनी उसको देख लेते हैं। तो संसद में सीटों का बंटवारा, यहाँ पर राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं, यानी 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ राज्यसभा में सीटों की संख्या और लोकसभा में सीटों की संख्या। इसमें नोटेड पॉइंट है, यह याद कर लें कि भारत में देखें, अपने देश भारत में सबसे जनसंख्या में सबसे बड़ा जो राज्य है, यानी 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या में सबसे बड़ा जो राज्य अपना उत्तर प्रदेश यानी यूपी है। और यहीं पर जो है लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो या फिर विधानसभा, सर्वाधिक संख्या यहीं पर उत्तर प्रदेश में ही है। ये इंपॉर्टेंट है, नोटेड पॉइंट है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो राज्य देखें तो वह राजस्थान है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य देखें तो वो गोवा आ जाएगा। और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य देखें तो सिक्किम हो जाएगा। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश से हम इसको शुरू कर लेते हैं। देखें उत्तर प्रदेश में यहाँ पर, यानी एक उत्तर प्रदेश रहा, उत्तर प्रदेश 27वें नंबर पर। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर देखें 31 राज्यसभा सीटों की संख्या है और देखें 80 जो है लोकसभा सीटों की संख्या है और 403 जो है इसमें 403 जो है वो विधानसभा सीटों की संख्या है और 100 जो है विधान परिषद सीटों की संख्या है जो है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि दूसरी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं, ये अक्सर पूछ देता है। आंध्र प्रदेश में देखें तो 11 राज्यसभा सीटों की संख्या और लोकसभा में 25 सीटों की संख्या है। 2014 से पूरी ज़्यादा थी, क्योंकि तेलंगाना 2 जून 2014 को जो है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का विभाजन कर दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश में देखें तो 1 सीटें हैं और यहाँ लोकसभा में 2 सीटें। असम में देखें तो 7 हैं और यहाँ 14, उसका जैसे दुगुना। बिहार में देखें बीपीएससी, कितने बीपीएससी के इंपॉर्टेंट है, 16 है और इसमें 40 है लोकसभा में। छत्तीसगढ़ में यहाँ 5 है, यहाँ 11 है। गोवा में 1 है और यहाँ 2 है। गुजरात में देखें तो 11 है और यहाँ 26 है लोकसभा में।
हरियाणा में देखें तो 5 सीटें हैं और जस्ट इसका दोगुना जो लोकसभा में है। हिमाचल प्रदेश में देखें 3 है और उससे एक ज़्यादा जो 4 जो है लोकसभा में है। झारखंड में देखें तो यहाँ जो है 6 सीटें राज्यसभा में है और जो है लोकसभा में जो 14 है। कर्नाटका में देखें तो 12 है और इसमें 28 है लोकसभा में। केरला में देखें तो 9 है और यहाँ 20 है लोकसभा में। मध्य प्रदेश में 11 है और यहाँ जो 29 सीटें हैं लोकसभा में। महाराष्ट्र में 19 है और यहाँ देखें तो 48 है। दूसरा सर्वाधिक महाराष्ट्र में, याद रखना, उत्तर प्रदेश के बाद। इसके बाद मणिपुर में देखें तो 1 है, मेघालय में 1 है, मिजोरम में 1 है, नागालैंड में यानी पूर्वोत्तर भारत में देखें तो 1 है और यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या क्रम से देख सकते हैं। नागालैंड देखें, बल्कि उड़ीसा में चलते हैं तो यहाँ 10 है और यहाँ 21 है। पंजाब में देखें 7 है और यहाँ 13 है। राजस्थान में यहाँ 10 है और यहाँ 25 है। सिक्किम देखें, सिक्किम देखो क्षेत्र में सबसे छोटा जो है यहाँ 1 है, याद रखना, क्षेत्र में सबसे छोटा जो भारत का राज्य सिक्किम है, यहाँ 1 लोकसभा राज्यसभा दोनों। तमिलनाडु 18, इसमें 39 है। यानी हमने देखा कि जो महाराष्ट्र में दूसरा सर्वाधिक था और इसके बाद देखें हमने देख लिया कि इसको हमने देखा तमिलनाडु को। इसके बाद तेलंगाना में देख सकते हैं यह स्थिति है, त्रिपुरा में यह स्थिति है, उत्तराखंड की यह स्थिति है, उत्तर प्रदेश को हमने देख लिया। वेस्ट बंगाल देखें तीसरा सर्वाधिक यहाँ पर है, तो वेस्ट बंगाल में देखें तो यहाँ 16 है और यहाँ 42 सीटें हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश 8 केंद्र शासित प्रदेशों को देख सकते हैं यहाँ पर। जम्मू कश्मीर में देखें तो 4 है, ये इंपॉर्टेंट है। लद्दाख में देखें तो यहाँ पर राज्यसभा में कोई सीट नहीं है और यहाँ लोकसभा में 1 सीट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़ जो यहाँ पर देखें तो 1 है, राज्यसभा में नहीं है। दादरा नगर हवेली, दमन दीव दोनों को मिलाकर 1 बना दिया गया, इसमें 2 सीटें हैं लोकसभा की। और इसके दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो 69वें संविधान संशोधन द्वारा बना गया, इसमें 3 है, इसमें 7 है। लक्षद्वीप में इसमें नहीं है, विधान राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में 1 है। और पुदुचेरी में देखें तो 1 है और यहाँ 1 है। नामित सदस्य राष्ट्रपति द्वारा 12 होते हैं। कुल देखें तो राज्यसभा में 245 और लोकसभा में 545 सीटें हैं। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहली लोकसभा के अध्यक्ष यहीं गणेश वासुदेव मालवंकर, जिस पर महाभियोग भी लगाया गया था हटाने के लिए, यह इनका निधन हो गया था कार्यकाल के दौरान। तो दूसरे जो बने थे एम अयंगर जी 1956 से 1957 तक, दूसरे अयंगर जी हैं, देख सकते हैं इनका समय यह है। और चौथे में जो नीलम संजीव रेड्डी जी जो त्यागपत्र देकर यह राष्ट्रपति बने थे निर्विरोध रूप में, तो यहाँ देख सकते हैं। 5वें में जो है डॉक्टर गुलजार सिंह ढिल्ला, इन्होंने त्यागपत्र दिया था। नीलम संजीव रेड्डी 6, बल्कि ये त्यागपत्र देकर तब जो है राष्ट्रपति बने थे। पहली बार त्यागपत्र देने के बाद ये नहीं बने थे, दूसरी बार त्यागपत्र देकर निर्विरोध जो है राष्ट्रपति बने थे नीलम संजीव रेड्डी जी। यानी 2 बार ये जो है कह सकते हैं कि जो है लोकसभा के अध्यक्ष थे। वर्तमान देखें जो 18वीं लोकसभा, यहाँ 17वीं लिखा है, तो 18वीं लोकसभा का भी गठन हो गया, तो ओम बिरला जी इसके अध्यक्ष हैं और 2024 से अब तक इनकी सेवाएं जारी हैं। तो ये लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। आगे देख लेते हैं तो संसद संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। अनुच्छेद और संबंधित विषय वस्तु को। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है, 80 में राज्यसभा गठन, 81 में लोकसभा का संगठन है यानी गठन है, 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनर्समायोजन करने का प्रावधान है, 83 में संसद दोनों सदनों की अवधि है, 84 में संसद की सदस्यता की योग्यता, 85 में संसद के सत्र विघटन भंग करने की बात कही गई है, 86 में देखें तो राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार है, 87 में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन है, 88 में सदनों के प्रति मंत्रियों अटॉर्नी जनरल के अधिकार दिए गए हैं। संसद के पदाधिकारी गण को देख लेते हैं, यानी संसद के पदाधिकारी कौन है और किस अनुच्छेद के तहत उनको दिया गया है। तो 89 में देखें संविधान का जो अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति उपसभापति की बात कही गई है। 90 में राज्यसभा के उपसभापति की रिक्त त्यागपत्र अभिव्यक्ति का बात कही गई है। 91 में सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा कार्य करने की उपसभापति की शक्ति है। 92 में सभापति अथवा उपसभापति का सदन की अध्यक्षता से विरत रहने की बात कही गई। 93 लोकसभा के अध्यक्ष सभापति हैं। 94 में लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति त्यागपत्र अभिमुक्ति की बात कही गई है। 95 में लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन अथवा कार्य करने की शक्ति है। 96 में लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का सदन की अध्यक्षता से विरत होना है। 97 अनुच्छेद सभापति उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते हैं। और 98 संसद सचिवालय की बात कही गई। संसद के पदाधिकारी और गण इसमें दिए गए हैं। कार्रवाई का संचालन देखें तो अनुच्छेद 99 में सदस्यों का शपथ की बात कही गई है। सदस्यों की शपथ के बाद अनुच्छेद 99 में सदस्यों की योग्यता 101 में सीटों की रिक्तियों के लिए और 102 में सदस्यों की सदस्यता से अयोग्य ठहराना और 103 में सदस्यों की अयोग्यता संबंधित प्रश्नों का निर्णय लेने की बात कही गई। सदस्यों की योग्यता इससे संबंधित है। ये जो है संसद सदस्यों की योग्यता की बात कही जा रही है। इसके बाद देखें तो 105 अनुच्छेद देखें तो संसद था, इसके सदस्यों की शक्तियां विशेषाधिकार था प्रतिरक्षा में। 105वां देखें तो संसद के सदनों था, इसके सदस्यों समितियों की सक्रिय था विशेषाधिकार की बात कही। 106 में सदस्यों के वेतन और भत्ते। 110 में धन मुद्रण विधेयक की व्यवस्था, निधन विधेयक की व्यवस्था। 111 विधेयकों की स्वीकृति की बात की। वित्तीय मामलों प्रक्रिया देखें तो 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी जो आम बजट पेश किया जाता है प्रत्येक वर्ष, वो 112 संबंधित है। 113 संसद में प्राक्कलनों संबंधित प्रक्रिया। 114 में विनियोजन विधेयक है। 115 में पूरक अतिरिक्त अनुदान। 116 में लेखा पर मतदान, ऋण एवं असाधारण अनुदान पर मतदान। 117 वित्तीय विधेयक संबंधी विशेष प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत 123 देखें तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, समयावधि 6 माह और 6 सप्ताह तक जो अध्यादेश जारी रह सकता है, वो भी जब संसद का सत्र न चल रहा हो। और संसद के सत्र के समय यदि अध्यादेश जारी किया था तो
मान्य नहीं होगा। अब चलते हैं साधारण विधेयक और अवधान विधेयक में अंतर को देख लेते हैं। साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी पुनः स्थापित किया जा सकता है, और धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पुनः स्थापित हो सकता है। मंत्री द्वारा या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित होता है, सिर्फ मंत्री द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है धन विधेयक को। साधारण विधेयक हमने देखा, साधारण विधेयक और धन विधेयक जो 110 से संबंधित है, और बिना राष्ट्रपति की संस्तुति के पुनः स्थापित है, सिर्फ राष्ट्रपति की संस्तुति पर ही पुनः स्थापित हो सकता है धन विधेयक। राज्यसभा द्वारा संशोधित अस्वीकृत नहीं किया सकता, राज्यसभा को संशोधन अस्वीकृत नहीं दे सकती, राज्यसभा को संशोधन अस्वीकृति नहीं दे सकती। इसमें राज्यसभा द्वारा संशोधन अस्वीकृत हो सकता है साधारण विधेयक। राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है, राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है धन विधेयक को। राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष के प्रमाण की जरूरत नहीं है, अध्यक्ष के प्रमाण की जरूरत होती है धन विधेयक के लिए। राष्ट्रपति की मंजूरी या सहमति की अवस्था में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है, सिर्फ लोकसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है, असहमति का कोई अवसर नहीं है इसमें। लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है, लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, इसमें पड़ सकता है, इसमें यानी देना ही पड़ेगा इसमें। अस्वीकृति पारित या राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा सकता है, अस्वीकृत या पारित तो किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में SC/ST आरक्षण से संबंधित है, इसको हमने ऊपर ही देख लिया। इसके बाद देख लेते हैं सरकारी और गैर सरकारी विधेयक में, तो ये मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, सरकार की नीतियों को प्रस्तुत करता है, सार्वजनिक मामलों में विपक्षी दल के मंतव्य को प्रस्तुत करता है, पारित होने की पूरी उम्मीद होती है, इसमें संसद में पारित होने की कम उम्मीद होती है गैर सरकारी विधेयक की। अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, अस्वीकृत होने पर सरकार को कोई प्रमाण पड़ता है, पेश करने के लिए 7 दिनों का नोटिस दिया जाता है, पेश करने के लिए ऐसे प्रस्तावकों के लिए 1 माह का नोटिस दिया जाता है, संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग से परामर्श किया जाता है। निर्माण संबंधित सदस्य की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष और स्पीकर को यहाँ देख सकते हैं। इसमें देखें जल्दी से, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर पहली बैठक के बाद उपस्थित सदस्यों में से चुनाव किया जाता है। शपथ एक सामान्य संसद के तौर पर, कार्यकाल लोकसभा के जीवन काल तक, अगली लोकसभा की पहली बैठक तक। पद की समाप्ति सदन का सदस्य नहीं होने पर उपाध्यक्ष को लिखित इस्तीफा देकर, यानी ये उपाध्यक्ष को इस्तीफा देगा लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर। तत्कालीन लोकसभा सदस्यों द्वारा विशेष बहुमत संकल्प द्वारा 14 दिन पूर्व सूचना पर देकर इसको हटाया जा सकता है। कार्य देखें इसका, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना, यानी 104 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो संयुक्त बैठक बनाते हैं उसकी अध्यक्षता यहीं 108 में जो संयुक्त बैठक का प्रावधान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है उसकी अध्यक्षता यहीं जो स्पीकर करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक का सत्यापन भी यही करता है लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर। दल बदल प्रणेता के प्रश्न पर निपटान भी यही करता है। भारतीय संसदीय समूह का पदेन सभापति लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति की नियुक्ति करता है। कार्य मंत्रणा समिति, नियमन समिति और सामान्य प्रयोजन समिति का विस्तार करता है। निर्णायक मत टाई की स्थिति में मत देने का अधिकार है। लोकसभा महासचिव संसद का अस्थायी पदाधिकारी, कार्यकाल 60 वर्ष, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके बाद देखें तो लोकसभा की अध्यक्षता अध्यक्ष या पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष करते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर सभापति तालिका 10 नाम में से किसी एक को अध्यक्ष कर्तव्य के निर्वहन हेतु राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। सभापति तालिका हमने देख लिया था। सभापति तालिका का मतलब ऊपर जो लोकसभा की तालिकाएं दी गई उसमें जो 10 नाम थे उसमें से किसी को भी राष्ट्रपति कर्तव्य निर्वहन हेतु नियुक्त कर सकता है। इसके बाद लोकसभा उपाध्यक्ष देख लेते हैं। तो अध्यक्ष की तरह लोकसभा सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है। सदन के जीवन पर्यंत धारण करता है, सदन जब तक रहेगा तभी तक इसका भी कार्यकाल है। पद की समाप्ति लोकसभा अध्यक्ष की तरह है। यह अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होकर प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए आगे जल्दी से इसमें ऐड करते हैं। देखिए सदन का नेता कौन होता है। लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता का अभिप्राय प्रधानमंत्री से है। राज्यसभा में सदन के नेता को प्रधानमंत्री मनोनीत करता है। इसके बाद देखें विपक्ष का नेता कौन होता है। तो विपक्ष का नेता का मतलब संविधान के बजाय सदन के नियम एवं संसदीय संविधि में उल्लेख है। इसका कार्य सरकार के कार्यों को उचित आलोचना, वैकल्पिक सरकार व्यवस्था करना है। 1965 में पहली बार विपक्षी नेता को मान्यता मिली थी। 1970 में लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी नेता को मान्यता मिली थी। वेतन भत्ते तथा सुविधाएं कैबिनेट मंत्री की तरह होती है। सदन में 1/10 सदस्य यानी 55 सदस्य होने पर ही दर्जा मिलता है। विप सचेतक देखें तो सदन के नियम संसदीय संविधि तथा संविधान उल्लेख नहीं है। संसदीय परंपराओं पर आधारित यह है। कार्य सदन में पार्टी के सदस्यों के व्यवहार नजर में उपस्थिति बनाए रखना इसका भी सचेतक कार्य है। इसके बाद संसदीय कार्रवाई के साधन देखें तो प्रश्नकाल है, यानी प्रश्नकाल संसदीय प्रक्रिया नियमों में उल्लेख नहीं इसका है। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल हेतु 1 से 12 बजे तक का है, यानी प्रश्नकाल संसद का पहला घंटा जो है इंपॉर्टेंट है। पहला घंटा प्रश्नकाल हेतु है जो 1 से 12 बजे तक होता है। 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न, पहला तो होता है तारांकित प्रश्न, दूसरा देखें अतारांकित होता है, तीसरा अल्प सूचना होता है। तारांकित देखें तो मंत्री द्वारा मौखिक उत्तर, यानी मंत्री द्वारा इसमें क्या होता है मौखिक उत्तर, अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। अतारांकित मंत्री द्वारा लिखित उत्तर, अनुपूरक प्रश्न नहीं इसमें है। अल्प सूचना 10 दिन पूर्व नोटिस देकर पूछा जा सकता है। मंत्रियों के अतिरिक्त प्राइवेट सदस्यों से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। संसद सत्र देखें तो इसमें सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र हैं। पहला बजट सत्र 1 फरवरी से मई के दौरान, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर के दौरान, शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच में आयोजित किया जाता है। नोट इसमें है कि 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 1 साल में तीनों सत्र चले ये अनिवार्य नहीं है। यानी 1 साल में तीनों सत्र चले ये अनिवार्य नहीं है। और 2 सत्रों के बीच अधिकतम लेकिन 6 माह से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए।
राष्ट्रपति प्रत्येक सदन को समय समय पर सत्र हेतु समन जारी करता है। सिर्फ लोकसभा का विघटन होता है क्योंकि राज्यसभा अस्थायी सदन है। चलिए आगे इसमें देखते हैं तो शून्यकाल को देख लेते हैं। शून्यकाल किसे कहते हैं, एग्जाम पूछता है। तो संसदीय प्रक्रिया नियमों में उल्लेख इसका नहीं किया गया है। संसदीय प्रक्रिया में भारतीय नवाचार की देन है। अनौपचारिक साधन के रूप में संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। प्रश्नकाल के तुरंत बाद 12 से 1 बजे के बीच में ये काल शून्यकाल का समय होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से। इसके बाद प्रस्ताव देखें कितने प्रकार के प्रस्ताव होते हैं, तो कुल मिलाकर देखें तो ये 7 प्रकार के प्रस्ताव हैं। पहला देखें तो कटौती प्रस्ताव, दूसरा विशेषाधिकार प्रस्ताव है, यानी दूसरा विशेषाधिकार प्रस्ताव, तीसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, चौथा निंदा प्रस्ताव है, पांचवां धन्यवाद प्रस्ताव है, छठा अविश्वास प्रस्ताव है और सातवां स्थगन प्रस्ताव है। यानी 7 प्रकार के प्रस्ताव की चर्चा की जा सकती है या किया जाता है। इसके बाद देखें संसद की वित्तीय समितियां, यानी इसको देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है संसद की वित्तीय समितियां कौन कौन सी होती हैं। तो पहली समिति सबसे बड़ी समिति जो प्राक्कलन समिति है, इसमें 30 सदस्य होते हैं। सभी लोकसभा से होते हैं, यानी इसके सभी 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। सबसे बड़ी संसदीय समिति है। अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। कार्य इसका सरकारी खर्च में मित व्ययता, संगठन कुशलता और प्रशासनिक सुधार इसके कार्यों में शामिल है। सरकारी खर्च में मित व्ययता कैसे लाई जाए, संगठन कुशलता कैसे बनाया जाए, प्रशासनिक सुधार क्या किया जा सकते हैं, यह है। इसके बाद लोक लेखा समिति का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति की जुड़ाव बहन के रूप में जानते हैं। इसका लघु लोकसभा उपनाम से जानते हैं। लघु लोकसभा उपनाम से किसको जानते हैं, यहीं देखें तो लोक लेखा समिति को जानते हैं। कार्यकाल भी इसका 1 वर्ष का होता है। अध्यक्ष विपक्ष का नेता बनता है। राज्यसभा सदस्यों को मताधिकार का इसमें अधिकार नहीं है। राज्यसभा सदस्यों का इसमें मताधिकार नहीं कर सकते लोक लेखा समिति में। याद रखना कि सबसे जो बड़ा सदस्य है प्राक्कलन समिति, उसकी जुड़ाव बहन है। जैसे देखें पृथ्वी की जुड़ाव बहन जो है वह शुक्र ग्रह को कहा जाता है, उसी प्रकार से यहाँ देखें तो लोक लेखा समिति जो है यह किसकी जुड़वा बहन के रूप में है, तो सबसे बड़ी जो समिति है प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। इसके कार्यों को देखें तो कैग के प्रतिवेदनों की जांच, कैग का मतलब यह जो कंट्रोल ऑडिट जनरल यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक संविधान की 148 अनुच्छेद संबंधित हमने देख लिया था। तो कैग के प्रतिवेदनों की जांच करना, विनियोग लेखाओं की जांच करना, यह अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है। सरकारी उपक्रम समिति देखें, इसमें 22 सदस्य होते हैं। इसमें 15 और 7 का ही रेशियो है, जैसा कि हमने देखा ऊपर जो था यह लोक लेखा समिति में। कोई भी मंत्री सदस्य इसका नहीं होता है। कार्य सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों की एवं इन पर कैग रिपोर्ट की जांच ये समिति करती है। संविधान संशोधन देख लेते हैं। तो संविधान में कितने प्रकार संशोधन किए जा सकते हैं, जो कि हमने देखा। पहला साधारण बहुमत द्वारा और दूसरा अनुच्छेद 368 के तहत, जो कि संविधान के हम देखें जो भाग 20 में इसका प्रावधान है संशोधन का। संविधान के भाग 20 से संबंधित जो है 368 अनुच्छेद है, जिसमें संशोधन की बात की एक साधारण बहुमत से किया जा सकता है। और देखें संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन होता है। संसद का विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति से जो होते हैं ये जो आपका संशोधन किए जाते हैं संविधान में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया देखें तो संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश हो सकता है, भी इंपॉर्टेंट है। राज्य विधानमंडल में नहीं पेश किया जाएगा, यानी राज्यों में जो विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है, वहाँ पे नहीं होगा। किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है इसके लिए। दोनों सदनों में विशेष बहुमत होना चाहिए, संयुक्त बैठकें नहीं। इसमें यानी संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं, जो कि संविधान 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति के लिए असहमति देना अनिवार्य है, यानी राष्ट्रपति के लिए सहमति देना इस पर अनिवार्य होता है। संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति इसको लौटा नहीं सकते हैं। साधारण बहुमत देखें तो यह अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है। साधारण बहुमत का मतलब होगा कि अनुच्छेद 368 सीमा से बाहर है। कुल सदस्यों का यानी 50% प्लस 1 द्वारा पारित होना चाहिए, यानी इसमें जो होना चाहिए 50% से ज़्यादा होना चाहिए। इसमें शामिल विषय क्या हैं, यानी साधारण बहुमत से शामिल विषय में देखें तो नए राज्यों का प्रवेश या गठन, जो कि अनुच्छेद 3 से संबंधित है। नए राज्यों का निर्माण, उसके क्षेत्र सीमाओं का संबंधित राज्यों के नामों परिवर्तन भी अनुच्छेद 3 से संबंधित है। राज्य विधानसभा का निर्माण एवं उसकी समाप्ति, जो अनुच्छेद 169 संबंधित है। 10वीं अनुसूची, जो कि दल बदल कानून संबंधित हमने देख लिया था। उच्चतम न्यायालय में और न्यायाधीशों की संख्या, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति, संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, केंद्र शासित प्रदेश। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों प्रशासन। 6ठी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र प्रशासन, इससे संबंधित ATM स्क्वायर में हमने देखा था कि इसमें जो 4 जनजातियां, जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की जनजातियां इसमें शामिल हैं। इसके बाद देखें संसद के विशेष बहुमत द्वारा जो होता है, संसद के विशेष बहुमत द्वारा अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। शामिल विषय क्या, इसमें मूल अधिकार है, यानी फंडामेंटल जो राइट्स हैं, राज्य के निश्चित तो DPS भी हैं। वे सभी उपबंध जो प्रथम या तृतीय श्रेणी से संबंध नहीं, वे साधारण संसद के विशेष बहुमत द्वारा ही संशोधन किए जा सकते हैं। विशेष बहुमत और आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक, इसके लिए संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित और आधे राज्यों के विधानमंडलों साधारण बहुमत के माध्यम से, यानी आधे राज्य विधानमंडलों साधारण बहुमत से उसकी मंजूरी मिली हो, इसके तहत संशोधित किया जा सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया में केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों के विभाजन में
उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो भी प्रावधान है केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में भी हमने देखा था आधे राज्यों की आवश्यकता थी। 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई भी विषय हो, 7वीं अनुसूची में हमने देख लिया था जिसमें आपकी संघ सूची, राष्ट्र की सम्मति सूचना थी, इसमें भी विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी इसमें विशेष बहुमत और साथ में आधे राज्यों की स्वीकृति होना आवश्यक है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया अनुच्छेद 368 यानी 368 में स्वयं यानी संशोधन करना चाहें तब भी इसके इस प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता पड़ती है। चलिए देखते हैं संचित निधि जो कि संविधान के अनुच्छेद 366 फर्स्ट संबंधित है। इसमें देखें तो विनियोग विधेयक द्वारा धन निकासी, विनियोग विधेयक में देरी पर लेखानुदान का प्रावधान इसमें, इस पर भारित व्यय क्या होता है, यानी जो है संचित निधि, संसद की संचित निधि, इसमें राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता और अन्य व्यय इसमें शामिल होते हैं। राज्यसभा सभापति, उपराष्ट्रपति, उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन इसी से मिलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता तथा पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन इसी से मिलता है। नियंत्रक लेखा महापरीक्षक का वेतन भत्ता इसी से मिलता है। ऐसा ऋण भार जिसका दायित्व भारत सरकार को इसी से मिलेगा। भारत सरकार पर किसी न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री या पंचायत कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा या संसद द्वारा इसको घोषित करें। धन विधेयक की परिभाषा देख लें। धन विधेयक किसे कहेंगे? अनुच्छेद 110 में इसकी परिभाषा दी गई। इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है कि लोकसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार नहीं भेज सकता, हस्ताक्षर या रोक नहीं सकता। यानी इस पर जो है जो राष्ट्रपति के पास निलंबनकारी वीटो है वह धन विधेयक के बारे में प्रयोग नहीं कर सकता उस वीटो का। यानी निलंबनकारी वीटो का मतलब ही होता है कि संसद के पुनर्विचार को लौटाना, तो इस पर इसका प्रयोग राष्ट्रपति नहीं कर सकता। राष्ट्रपति के पास में देखा भारतीय राष्ट्रपति के पास 3 जो वीटो पावर है उसमें आंतरिक वीटो यानी अपने पास सुरक्षित रखना, निलंबनकारी वीटो यानी संसद के पुनर्विचार लौटाना, पॉकेट वीटो अनिश्चित काल के लिए लंबित करना, पॉकेट में रख लेना। वित्त विधेयक देखें तो 3 प्रकार के वित्त विधेयक होते हैं। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में, वित्त विधेयक अनुच्छेद यानी वित्त विधेयक फर्स्ट इसमें अनुच्छेद 117 के सब आर्टिकल फर्स्ट में, वित्त विधेयक सेकंड अनुच्छेद 177 के सब आर्टिकल 3 में है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, यानी इंपॉर्टेंट है कि सभी धन विधेयक जो होते हैं वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट ये है। संयुक्त बैठक देखें जो अनुच्छेद 108 संबंधित है, 3 परिस्थितियों में होते हैं। यानी संयुक्त बैठक कब होते हैं? विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत किया गया हो, विधेयक संशोधनों को दूसरा सदन मानने से असहमत हो, दूसरा सदन 6 महीने से ज़्यादा समय तक विधेयक को रोके रखा। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष जो है, लोकसभा के अध्यक्ष वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। इसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करता है। ध्यान, राज्यसभा को उपसभापति होना चाहिए और उसके अनुपस्थिति में जो है लोकसभा को उपाध्यक्ष होना चाहिए। साधारण विधेयक या धन विधेयक पर आहूत, साधारण विधेयक पर या धन विधेयक पर आहूत हो सकता है। बैठक का कोरम 1/10 दोनों सदनों के कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 है, तो बैठक की कोरम पूरी की जा सकती है। कार्रवाई संचालन लोकसभा प्रक्रिया नियमों द्वारा होता है। उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से विधेयक पारित किया जाता है। अगला पार्ट इसमें जो होगा राज्यसभा, जिसमें अनुच्छेद 80 राज्यसभा है और 81 जो लोकसभा होगा, तो इस पर हम विस्तार चर्चा करेंगे। वो अगला लेक्चर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।